सनाउल्लाह साहब मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि अब रूडा को कंप्लीटली खत्म तो नहीं किया जा सकता, वहां लोगों के घर बन गए एंड ऑल। अब स्पिलवेज को या तो कुशादा किया जाए या कोई उनकी गहराई की जाए, आप उससे अग्री करते हैं या नहीं? देखें, एक तुर्की में कहावत है तुर्की जुबान में, और उसका मतलब ये है कि ये जो सैलाब होते, ये जो दरिया होते हैं ना, ये सांप के मानिंद होते हैं, अपना रास्ता बनाते हैं, और इनके जब ये गुजरते हैं ना तो ये पत्थरों को गोल करते हैं, तो इनके जो जो गोल गोल पत्थर आपको नजर आते हैं ना, जितनी दूर दूर भी, जो बजायर खुश्क पड़े हुए होते हैं, ये सांप के अंडे होते हैं। तो ये दरिया होता है ना, ये अपने अंडों के पास आता है, इससे छेड़छाड़ ना करो, इसको उसको रास्ता दो। जब उसको रास्ता नहीं दोगे तो तबाही फैलाओगे, कुदरती तौर पर जब आप चीजों को खराब करोगे। अगर पानी नहीं था तो उसके असबाब सोचने चाहिए। आपका सिंध-तास मुआहिदा, आप उस पर कितना अमल करवा रहे हैं? आपने आलमी अदालत में भारत को कितना परसू किया है? कितना? आलमी अदालत का तो फैसला आया है ना हाफिज साहब जी, फैसला आया कि इंडिया गलत कर रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी को किसी तरीके से लगना चाहिए ना। क्या पूरी दुनिया में इसके अगर आप होते प्राइम मिनिस्टर तो आप क्या करते? पूरी दुनिया में फूड भेजते, डिप्लोमेटिक मार्च पे भारत को आइसोलेट करते, उसका इसका पूरा इलाका तंग कर देते। ये तो जंग हुई है तो लोग थोड़े से बेदार हुए, वरना पहले भारत का क्या खिलाफ, भारत के खिलाफ हम क्या कर रहे थे? इसके बाद एटलीस्ट जंग के बाद, जंग से पहले तो बिल्कुल हम सो रहे थे, लेकिन जंग के बाद आपको वो एक्टिविटी नजर नहीं आई? बयानात में हमसे जंग के बाद कहा गया कि कश्मीर हमारी टॉप प्रायोरिटी है और कश्मीर के बगैर कोई बात नहीं होगी। हमसे कहा गया कि आबी जारियत हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। जंग खत्म हुई है 10 मई को, 10 मई से लेकर अब तक सितंबर आ गया, और आप मुझे बताइए कि 3-4 महीने में गवर्नमेंट ने क्या किया? जिस ट्रम्प की सालिसी पर शादियाने बजा रहे थे और नोबेल प्राइज के लिए उसको नॉमिनेट कर रहे थे, और इतनी जो है वो ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, तो उसने आबी जारियत में भारत के खिलाफ क्या किया और हमने क्या करवाया उससे? और इसी तरीके से कश्मीर पर क्या बात हुई है? इसका मतलब ये हुआ कि जहां थे वहीं पर आप खड़े हुए, सिर्फ बयान देने से। तो पिछले प्राइम मिनिस्टर भी बयान दे रहे थे, ये भी बयान दे रहे हैं। हाफिज साहब, कश्मीर किसी टाइम पर बायलैटरल इशू बन गया था, उसके बाद यूनिलैटरल इशू बना दिया गया इंडिया की तरफ से। अब वो हाइफनेट तो हो गया है ना? नहीं, इंटरनेशनलाइज तो नहीं, तो उसको फिर परसू करें ना। हमारा जो फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट है, हमारे जो वजीर खारजा हैं, जो नायब वजीर आजम भी हैं, वो सिर्फ अकेले ये काम नहीं कर सकते। उन्हें लोगों को साथ मिलाकर पूरी दुनिया में वफूद भेजने होंगे, बात करनी होगी। डिप्लोमेटिक महाज पर भारत इस वक्त तनाव हो चुका है। देखें, पाकिस्तान से जंग के बाद भारत की पोजीशन वो नहीं, अभी ट्रम्प ने भी अपना दौरा खत्म कर दिया। इंटरनेशनल अब वो चाइना की तरफ जो है वो उस पर हम करेंगे बात। लेकिन इंडिया की आबी दहशतगर्दी तो बड़ी आया हो गई ना। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, हेल्ड इन अबेयंस किया, पहले आपने पानी रोक लिया, उसके बाद आपने पानी खोल दिया। ये वाला सांप जो रावी था, इसको तो कम से कम हम ये समझ रहे थे ना, कैद हो गया अब इंडिया की साइड पर। उन्होंने एकदम से रिलीज कर दिया। बारिशें भी होती है ना, बारिशें भी होती हैं, बाज़-औक़ात तूफान भी आते हैं। 10-20 साल में ये सब मौसम में तब्दीलियां आती हैं, फिर दुनिया का मौसम तब्दील हो रहा है, पाकिस्तान का मौसम तब्दील हो रहा है, बारिशें ज्यादा हो रही हैं, ये टेम्परेचर की जो चेंजेस हो रही हैं उसके नतीजे में क्लाइमेट पूरा का पूरा तब्दील हो रहा है। तो जो इसको फोर्सी नहीं कर रहा वो बेवकूफ है। चले, इंडियन मीडिया का एक क्लिप मैं चलाऊंगी, वो जरा देखिएगा उनकी नामाकूल हरकतों पर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई फील सैड फॉर देम व्हाट दे आर डूइंग। सुन, भारत ने सलाल बगलियार डैम के गेट खोले, सुनिए अब बाढ़ में डुबाने की तैयारी। पाकिस्तान की तरफ चिनाब में पानी का प्रवाह बढ़ा, सिल्ट हटाने की प्रक्रिया के तहत खोले गए गेट। डैम के गेट खोलने से पाकिस्तान में हाहाकार, सिंधु समझौता निलंबित, भारत एक तरफा फैसला लेने के लिए स्वतंत्र। अब टायर ट्यूब वगैरह वहाँ पंचर अंचर बना के रेडी रख लिए गए होंगे। बिल्कुल, और बांध के फ्लोट करो, और बिल्कुल बहुत बढ़िया ग्राफिक्स है। पाकिस्तान पानी में डूब रहा है और हल्के से तैर भी रहा है, हल्का सा। ऐसा लग रहा है कि थर्मोकोल का बना है पाकिस्तान। एनीवे, मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया चीज है। पहले प्यास से मारो और फिर पानी में डुबाओ, फिर प्यास से मारो फिर पानी में डुबाओ। अब बारिश हो रही है, मानसून का महीना है, तो अब पाकिस्तान में भी बारिश हो रही है, वहां पे भी वाटर लेवल राइज हो रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट समय है कि और पानी डालो, और जैसे ही मानसून खत्म हुई सारा पानी रोक दो, डाइवर्ट कर दो। यही चलना चाहिए। दो चीजें इस क्लिप के बाद, दो चीजें। एक तो जो पाकिस्तान का मैप है उसके अंदर इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर को जितना भी सेपरेट कर लिया जाए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो इंडियन मीडिया जितना भी ये मैप चला दे, वो अपने ख्यालों के अंदर डूबे रह सकते हैं। लेकिन ये जो एक मजाक और तज़हीकामेज़ तरीका है अमीर साहब, ये बहुत अफसोसनाक है, शर्मनाक है, और ये इनके मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग होते हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं, हमारे यहाँ भी हमें बड़ी शिकायतें होती हैं मीडिया से, लेकिन ये हरकत कोई नहीं करता। ये तो इंसानियत का मामला है, इसमें क्या मुस्लिम और क्या हिंदू, क्या पाकिस्तानी और क्या इंडियन, कभी नेवर एवर हम नहीं चाहेंगे भारत का कोई बच्चा, कोई बड़ा, बूढ़ा, जवान, औरत पानी में डूबे। हम तो नहीं चाहेंगे। हमें तो अफसोस होगा अगर खुदा न खास्ता वहां पर प्रॉब्लम हो, लेकिन ये इनकी जहनियत है। और देखें, संजीदा लोग भी भारत में मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि वहां सारे के सारे ऐसे हैं, लेकिन ये लोग असरअंदाज होते हैं। और ये मोदी सरकार ने तो इतनी इंतहा पसंदी फैला दी है कि उस
یہ اس کا اظہار ہے, یہ ہندوتوا کا اظہار ہے بیسیکلی. حافظ صاحب, یہ سیلاب جو ایشو ہے اب یہ پورا ریجنل ایشو ہے, انڈیا کا, پاکستان کا, نیپال کا, بنگلہ دیش کا, اس کے اوپر تو یونانیمٹی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ہونی چاہیے, یہ سب کام کرنے کے ضرور ہیں, لیکن پہلے تو جو وہ دہشت گردی کر رہے ہیں اس کو تو روکنا چاہیے نا, پھر اس کے بعد بات چیت ہوگی. بات یہ ہے نا کہ ان سب حرکتوں کو دیکھنے کے باوجود اگر پاکستان میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں یا تھے جو آلو پیاز کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, جو اسٹیل کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ کام نہیں چلے گا. اچھا, کیونکہ ہم اس معاملے پہ سیاست کی بات کریں, ہمارے ملک کے اندر بھی اس معاملے پہ سیاست ہوتی ہے, ڈیم بنانا ہے نہیں بنانا, کالا باغ نہیں بنانا چاہیے, دوسرے ڈیم بنا لیں, دوسرے نہیں بنانے چاہیے, تیسرے بنا لیں. یہ سیاست بند ہوگی اب کنسنسس پیدا کرنا چاہیے. ڈیم کوئی بھی ہو اس کے اوپر کنسنسس پیدا کریں, سب لوگوں کو بٹھائیں اور ٹیکنیکل گراؤنڈ پر بات کریں. اور دیکھیں ایک ہسٹری ہوتی ہے, لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں ڈیم بنے گا تو ہمیں مسئلہ ہوگا, اس لیے کہ جب اس سے پچھلے ڈیم بنے تو پراپر کمپنسیشن نہیں دی گئی, پراپر طریقے سے لوگوں کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا. وہ جو فیئرز موجود ہیں کہ پانی یہاں سے کم ہو جائے گا اور یہاں زیادہ ہو جائے گا, یہ ڈوب جائے گا اور یہ خشک ہو جائے گا, اگر ٹیکنیکل گراؤنڈ پر سائنس ہے نا, 2-2-4 کی طرح پتہ چل جائے گا. اگر یہ پوری قوم کے سامنے لائیں گے تو نہ کوئی قوم پرستی کی سیاست کر سکے گا اور نہ کوئی اس موقع کے اوپر قومی جو مفاد ہے اس سے کھیل سکے گا. لیکن جب یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ کام تو حکومت کے کرنے کا ہے نا, وہ بھی حکومت ہو. ہر حکومت جب بھی اسے کسی بڑے مسئلے سے جان چھڑانی ہوتی ہے, کبھی کالا باغ ڈیم چھیڑ دیتے ہیں, کبھی کوئی لسانی مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں. اب تو یہ مسئلہ بڑا ریئل ہو گیا نا. لیکن بھاشا ڈیم پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے, تو بھاشا ڈیم ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ وہاں کے لوگوں کو کمپنسیشن, دیامیر کے لوگوں کو پراپر کیوں نہیں مل رہی ہے؟ کیوں اتنا ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ وہ بنے گا 28 میں کہتے ہیں بنے گا, لیکن ظاہر ہے کہ جو سچویشن اس وقت ہے, جس طرح سے فنکشن ہو رہا ہے, 28 میں نہیں بن پائے گا. اور اس کو چونکہ اوپر تو چھوٹی اسٹریم ہوتی ہے تو اس کو بھرنے میں بھی کئی سال لگیں گے. جب وہ بنے گا اور بھرے گا تب جا کر آپ واٹر مینجمنٹ شروع کریں گے نا. اس دوران میں آپ سینکڑوں ہزاروں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنا سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ڈیمز بنا سکتے ہیں, جس سے آپ پانی کو سیف بھی کر سکتے ہیں, مینج بھی کر سکتے ہیں, اور آپ واٹر لیول کو بھی مینٹین کر سکتے ہیں, اور بہت کام ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, جبکہ اس کے بجٹ بھی اپروو ہو جاتے ہیں, سب چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن گورنمنٹس ابھی سیلابی ریلا گزر جائے گا, اللہ کرے خیریت سے گزر جائے, بھول بھال جائیں گے, ایک نئی کہانی میں پڑ جائیں گے.